नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा गुप्त काल के अंदर टॉपिक है आर्थिक जीवन। एक नए तरीके से हम इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में कर रहे हैं। तो चलिए, आर्थिक जीवन। देखिए, गुप्त काल में आर्थिक जीवन काफ़ी समृद्ध अवस्था में था। अब बात उठती है क्यों, ठीक है। तो गुप्त काल में समृद्ध अवस्था के अंदर आर्थिक जीवन था। इसका कारण था गुप्तों का विशाल साम्राज्य और सुयोग्य प्रशासन, ठीक है। विशाल साम्राज्य, सुयोग्य प्रशासन के कारण आर्थिक जीवन के सभी पक्ष हैं, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो, उद्योग हो एवं शिल्प तथा व्यापार वाणिज्य हो, सभी में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। तो चलिए, सबसे पहले हम क्षेत्र देखते हैं कृषि क्षेत्र के रूप में। तो कृषि क्षेत्र है, उसके बारे में जानकारी में कहाँ से मिलती है। देखिए, गुप्त काल में कृषि क्षेत्र के बारे में हमें स्मृतियों, वृत्त संहिता, अमरकोश आदि से हमें जानकारी मिलती है। यानी हमें गुप्तकालीन कृषि के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? स्मृति ग्रंथों, वृहत संहिता, अमरकोश आदि से मिलती है। खेती के अंदर जिस हल का इस्तेमाल होता था, उस हल में लोहे का फाल इस्तेमाल किया जाता था। वृहत संहिता से पता चलता है बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने और धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के तरीकों का ये जानकार थे, ठीक है। यानी वृहत संहिता में बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने, धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के तरीकों का उल्लेख किया गया है। और अधिकांश जो किसान थे वो वर्षा पर ही निर्भर थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुप्त सम्राटों ने प्रजा की तरफ से, सिंचाई की तरफ से ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस तरफ भी ध्यान दिया और प्रजा को सिंचाई की सुविधा प्रदान भी की थी। और सिंचाई की सुविधा प्रदान की, इसका हमें पता चलता है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, ठीक है। ये झील ध्यान रखें, ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई थी और इसका पुनरुद्धार है वो स्कंदगुप्त ने करवाया। और ये कार्य उसके सौराष्ट्र के गवर्नर थे पर्णदत्त, उसके पुत्र चक्रपालित द्वारा करवाया गया था। और गुप्त काल के अंदर सिंचाई में रहट या घटी यंत्र का प्रयोग होता था। तो घटी यंत्र क्या है? रहट, ठीक है। अमरकोश में उपज की विभिन्न वस्तुओं के नाम मिलते हैं। अमरकोश में ये नाम कौन कौन से हैं? गेहूं, धान, जवार, ईख, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, अलसी, अदरक, काली मिर्च आदि वस्तुओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं अमरकोश में, जो अमर सिंह की रचना है। इसी प्रकार वृहत संहिता में हमें 3 फसलों का पता चलता है। यानी 3 फसलों के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? वृहत संहिता। इसमें पता चलता है कि एक फसल श्रावण के महीने में ली जाती थी, दूसरी बसंत के महीने में ली जाती थी और तीसरी चैत या बैसाख में तैयार होती थी। इस प्रकार वृहत संहिता में 3 फसलों, श्रवण की फसल या श्रावण की, सावन की, बसंत की और चैत्र बैसाख की फसल के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार चीनी यात्रियों का भारत विवरण भी हमें बहुत सी जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो उन्हीं में हवेन सांग के अनुसार पश्चिमोत्तर भारत में ईख और गेहूं तथा मगध और उसके आसपास पूर्वी क्षेत्रों में चावल की पैदावार होती थी। यानी हवेन सांग के अनुसार ईख और गेहूं का उत्पादन कहाँ था? पश्चिमोत्तर भारत में। और चावल की पैदावार कहाँ थी? पूर्वी क्षेत्रों के अंदर, मगध के आसपास क्षेत्रों में ही। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की। बाकी गुप्त समय काल के दौरान प्रचलन में करीब 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। यानी गुप्त काल के अंदर प्रचलन में कितने प्रकार की भूमि के बारे में पता चलता है? 5 प्रकार की। और ये 5 प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चारागाह भूमि, शिल भूमि और अप्रहत भूमि। यानी 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है: क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चारागाह भूमि, शिल भूमि और अप्रहत भूमि। तो ये तो थे कृषि के बारे में। अगला हमारा बिंदु है गुप्तकालीन पशुपालन के बारे में। देखिए, खेती के साथ साथ पशुपालन भी एक प्रमुख जीविका का साधन था। कामंदक की रचना है नीतिसार। तो कामंदक की रचना नीतिसार के अनुसार गोपालन है वो वैश्य परिवार का पेशा हुआ करता था। नहीं, वैश्य लोग
गोपालन का कार्य करते थे। इसके अलावा हमें अमरकोश से पता चलता है कि पालतू पशु के रूप में गाय के अलावा घोड़े, भेड़, ऊंट, भैंस, बकरी, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि को भी पाला जाता था, गिनाया जा सकता है। बैल हल चलाने और सामान ढोने के काम आया करते थे। तो यह विशेष प्रश्न ध्यान रखें कि किस पुस्तक के अनुसार गोपालन वैश्यों का व्यवसाय बताया गया, तो वो कामंद के नीतिसार के अनुसार। ठीक है। उद्योग एवं शिल्प। गुप्तकालीन उद्योगों और शिल्प में जहां एक विशेषज्ञता का विकास दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकी और तकनीकी कौशल में अद्भुत प्रगति दृष्टिगोचर होती है। यानी गुप्त काल के अंदर उद्योग और शिल्पी अपने आप में प्रतिष्ठित अवस्था में थे। देखिए, इस काल के अंदर धातु शिल्प, वस्त्र निर्माण, आभूषण कला, काठ कला या काष्ठ शिल्प के साथ साथ पाषाण शिल्प, हाथी दांत काम भी उद्योगों में विशेष प्रगति को प्राप्त कर पाया था। कौन कौन सा? धातु कला, वस्त्र निर्माण कला, आभूषण कला, काठ कला, पाषाण कला, हाथी दांत कला आदि के उद्योग भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। आभूषण, हाथी दांत, धातुकर्म, बर्तन, जहाज उद्योग आदि भी विकसित अवस्था में थे। गुप्त काल में धातु शिल्प में विशेषकर उन्नति हुई थी। यानी गुप्त काल में धातु शिल्प के क्षेत्र में जो अद्भुत उन्नति हुई, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है दिल्ली के मेहरौली का लौह स्तंभ, जो बिल्कुल खुले वातावरण में आकाश के नीचे खड़ा है और इतनी शताब्दियों के बीत जाने के बाद भी उस लोहे के स्तंभ पर जंग नहीं लगा है। ये गुप्तकालीन धातु कला का एक अद्भुत उदाहरण है। गुप्तकालीन ताम्र शिल्प का एक श्रेष्ठ उदाहरण है तांबे की विशालकाय बुद्ध की मूर्ति। ये तांबे की जो विशालकाय बुद्ध मूर्ति है वो सुल्तानगंज जिला भागलपुर बिहार से मिली थी और इस समय इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में वो रखी हुई है। तो भी गुप्तकालीन धातु क्रम का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसी प्रकार मूर्ति और लौह स्तंभ के अलावा धातु रूप में अंदर यदि हम सर्वोत्तम रूप देखें तो इस काल के सिक्कों को देखा जा सकता है। ठीक है। गुप्तकालीन सिक्के हैं वो भी अपने आप को धातु क्रम के रूप में श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करते हैं। इस काल में ताम्र पत्रों पर लगी हुई मोहरें भी धातु शिल्प की श्रेष्ठता को दर्शाती हैं। ठीक है। गुप्त काल में सहस्रों स्वर्ण मुद्राएं बनी हैं या बहुत सी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। अब ये मुद्राएं हैं वो विशुद्ध है और कलात्मक भी है। विशुद्ध और कलात्मक मुद्राएं हमें मिली है। गुप्त काल की आर्थिक संपन्नता, कलात्मक सौंदर्य सृष्टि तथा तकनीकी कौशल का वे ज्वलंत प्रमाण है। यानी उनकी सौंदर्य दृष्टि कैसी थी, तकनीकी कौशल कैसा था, ये सिक्कों से पता चलता है। गुप्त सम्राटों ने सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए थे। उसने कुमार देवी और चंद्रगुप्त दोनों के सम्मिलित नाम के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सोने के अतिरिक्त चांदी और तांबे की मुद्राओं का प्रयोग किया गया था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सोने के अलावा चांदी तांबे की मुद्राएं प्रचलित की गई। कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया था। यानी सबसे ज़्यादा सिक्कों का प्रचलन किसने किया? कुमारगुप्त ने। और इन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया। यानी कुमारगुप्त ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया गया। स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। हमें कई बार प्रश्न देखने को मिलता है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं किस नाम से जानी गई हैं, तो वो दिनार। फाइयान ने बताया कि गुप्त काल में साधारण जनता है वो दैनिक जीवन में वस्तु विनिमय का काम करती थी या फिर आदान प्रदान में कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। ये हमें फाइयान की यात्रा से पता चलता है कि वस्तु विनिमय या कौड़ियों का इस्तेमाल आदान प्रदान के लिए होता था। वस्त्र निर्माण। ठीक है। देखिए, गुप्त काल के अंदर वस्त्र निर्माण भी एक प्रमुख उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका था और इसका उल्लेख अमरकोश में मिलता है। ठीक है। यानी अमरकोश के अंदर हमें कृषि के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें पालतू पशु गाय के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इसी प्रकार हमें वस्त्र निर्माण के बारे में भी जानकारी अमरकोश से मिलती है और इससे पता चलता है कि धनी व्यक्तियों के लिए बहुत महीन कपड़ा बनाया जाता था और अमरकोश में हमें रेशम का कपड़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया का पता चलता है।
भारत में उत्तर दक्षिण व्यापार में वस्त्रों का प्रमुख स्थान था तथा विदेशी बाजारों में भी भारतीय वस्त्रों की बहुत मांग थी। रेशमी वस्त्र, मलमल, लीलन, ऊनी और सूती वस्त्रों की विदेशों में अधिक मांग थी। यानी कौन से प्रकार के वस्त्रों की अधिक मांग विदेशों में थी? तो रेशमी वस्त्र, मलमल, लीलन, ऊनी, सूती वस्त्रों की मांग थी। या हमें गुप्तकालीन वस्त्र निर्माण के बारे में किस पुस्तक से पता चलता है या कपड़ा बनाने की प्रक्रिया का पता चलता है? तो वो पुस्तक है अमरकोश। गुप्त काल में आभूषण बनाने का शिल्प भी उन्नत अवस्था में था। आभूषण बनाने के लिए स्वर्ण और रजत के अलावा विभिन्न प्रकार के रत्नों का इस्तेमाल किया जाता था। बृहत संहिता में 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख हुआ है। यानी 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख कहाँ? बृहत संहिता के अंदर हुआ है। गुप्त काल में काष्ठ शिल्प विकसित अवस्था में था। इलाहाबाद के निकट भीत नामक स्थल पर गुप्तकालीन हाथी दांत की बनी 2 मोहरें मिली। यानी हाथी दांत की बनी 2 मोहरें कहाँ से मिली? इलाहाबाद के निकट भीत नामक स्थान से। नेक्स्ट अपना टॉपिक है श्रेणी संगठन। ठीक है, देखिए शिल्पी, उद्यमी तथा व्यापारी ये सभी संगठित थे और इन सभी शिल्पी या व्यापारियों ने अपने अपने संघ बना रखे थे। इन संघों को श्रेणी, निगम या गण कहते थे। ठीक है, और ये जो श्रेणियां थी वो एक प्रकार के व्यापार, उद्यम और निर्माण के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करती थी और व्यवसायों को चलाने के लिए उनके अपने नियम, अपने कोष आदि हुआ करते थे और वह आधुनिक बैंक और बैंकरों की भांति काम करते थे और वो लोगों को ब्याज भी दिया करते थे और ब्याज पर ऋण भी लेते थे और ऋण पर ब्याज दिया करते थे और ब्याज पर वो नहीं दिया भी अपने पास रखने का काम करते थे। कुल मिला के वो आधुनिक बैंक की तरह काम करते थे। व्यापार एवं उद्योग श्रेणियों में संगठित थे। श्रेणियों में वस्त्र उद्योग, बैंकिंग आदि का कार्य प्रमुख था। श्रेणियां हैं वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती थी और सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्यों को भी करवाया करती थी, जैसे सभागृहों का निर्माण, यात्रियों के लिए पीने के पानी की सुविधाओं से युक्त विश्राम गृह बनाना, जलाशयों का निर्माण कराना, उद्यानों का निर्माण कराना, मंदिरों का निर्माण करवाना आदि प्रकार के कार्य श्रेणियों के द्वारा करवाए जाते थे। श्रेणियां क्या है? व्यापारिक संगठनों के संगठन। ठीक है, मंदसौर के एक कुमारगुप्तकालीन अभिलेख से पता चलता है कि 10 पूर्व मंदसौर में तंतुवाहों, जो जुलाई कहलाते हैं, तंतुवाहों की श्रेणी ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, 10 पूर्व मंदसौर का जो कुमारगुप्त अभिलेख है उसे पता चलता है कि तंतुवाहों की श्रेणी ने मंदसौर में या 10 पूर्व में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। श्रेणियां अपने आंतरिक मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र होती थी और श्रेणी का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। ठीक है, और ज्येष्ठक है वो आनुवांशिक होता था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता था। नालंदा और वैशाली से गुप्तकालीन श्रेणियां, सातवाहों और कुलिकों की मोहरें मिली है। यानी श्रेणियों, सातवाहों, कुलिकों की मोहरें कहाँ से मिली है? नालंदा और वैशाली से। ठीक है, गुप्त काल में श्रेणी से बड़ी भी संस्था होती थी जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य होती थी। यानी श्रेणी से जो बड़ी संस्था होती थी वो संस्था निगम कहलाती थी और इस निगम के अंदर कई श्रेणियां सदस्य हुआ करती थी। अर्थात व्यापारिक समितियों को निगम कहा जाता था। प्रत्येक शिल्पी की अलग अलग श्रेणियां होती थी और ये श्रेणियां अपने कानून और परंपरा की अवहेलना करने पर सजा भी देती थी। ठीक है, व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाला सार्थवा कहलाता था। देखो, पहले जब लोग व्यापार के लिए जाया करते थे तो समूह में जाया करते थे और ये समूह कारवां कहलाता था और कारवां को जो दिशा दिखाता था, रास्ता दिखाता था, वो सार्थवा कहलाता था। और निगम जो कि व्यापारिक संघों की एक प्रमुख संस्था थी, उसके प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। निगम का मुखिया श्रेष्ठी कहलाता था। अब गुप्त काल में व्यापार एवं उद्योग। देखिए, गुप्त काल के अंदर आंतरिक व्यापार भी था और विदेशी व्यापार भी था। तो गुप्त काल के अंदर व्यापार और वाणिज्य अपने चरम अवस्था पर था। आंतरिक व्यापार में सड़कें, नदियां आदि इस्तेमाल की जाती थी। गुप्त काल में दीर्घ राजनीतिक स्थिरता और शांति की स्थिति तथा गुप्तकालीन नरेशों द्वारा प्रभुत मात्रा में प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं ने व्यापार के विकास में अपना सहयोग दिया। यानी गुप्त काल के अंदर व्यापार क्यों बढ़ा? क्यों? एक तो दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता बनी रही, शांति बनी रही और इसके साथ साथ गुप्तकालीन नरेशों ने प्रचुर मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया, जिस कारण व्यापार वाणिज्य बढ़ा।
आंतरिक व्यापार की प्रमुख वस्तुओं में दैनिक उपयोग की लगभग सभी वस्तुएं शामिल थी जो आंतरिक व्यापार में काम आ रही थी, दैनिक उपयोग में काम आती थी। नगरों एवं ग्रामों के बाजारों, ठीक है, नगरों और ग्रामों के बाजार में उनको मुख्यतः बेचा जाता था, जबकि विशाल विलासितापूर्ण जो चीजें थी वो दूर प्रदेशों से लाई जाती थी, ठीक है, वो भी इनके अंदर शामिल थी। सार्थ यानी भ्रमणशील व्यापारी जिनका नगरीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। नारद और बृहस्पति स्मृतियों में क्रेताओं और विक्रेताओं के समान हितों की रक्षा के लिए अनेक नियम विनियम बने हुए। यानी नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृतियों बताता है कि क्रेताओं और विक्रेताओं के समान हितों की रक्षा हो, इसके लिए अनेक नियम और विनियम बने हुए थे। गुप्त काल में मार्गों से यात्रा करना सुरक्षित था, निरापद था। चीनी यात्री फायान ने भी लिखा है कि उसने अपनी यात्रा के दौरान कहीं भी असुरक्षा महसूस नहीं की। किसी ने लिखा है कि उसने असुरक्षा महसूस नहीं की, तो वो है फायान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के इसमें भारत आया था। अब देखिए व्यापारिक केंद्र, देखिए गुप्त काल के अंदर उज्जैन, भड़ोच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिछत्र, कौशाम्बी आदि महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। यानी गुप्तकालीन व्यापारिक केंद्रों के नाम बताइए, उज्जैन, भड़ोच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिछत्र, कौशाम्बी आदि, ठीक है, व्यापारिक नगर थे। इन सब नगरों में सबसे अधिक जो अभी प्रचलित था वो था उज्जैन, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर क्या था? उज्जैन, क्योंकि देश के हर कोने से मार्ग उज्जैन की तरफ आया करते थे, ठीक है, सारे रास्ते उज्जैन आते थे। पेशावर, मथुरा, उज्जैन, पैठन आदि भी प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में चर्चित थे। ये था आंतरिक व्यापार। अब देखते हैं विदेशी व्यापार। देखिए भारतीय बंदरगाहों का बाहर के देशों के साथ स्थायी सामुद्रिक संबंध बना हुआ था। चीन, श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया, बाइजेंटाइन यानी रोमन साम्राज्य तथा हिंद महासागर के द्वीप है भारत के साथ व्यापार किया करते थे। यानी भारत के साथ व्यापार किस किस का था? चीन, श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया, बाइजेंटाइन यानी रोमन साम्राज्य तथा हिंद महासागर के द्वीपों का भारत के साथ व्यापार बना हुआ था। गुप्त काल में चीन के साथ भारत के विदेशी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि, यानी गुप्त काल में चीन के साथ भारत का व्यापार हुआ तो विदेशी व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई। चीन का रेशम जो कि चिनांशुक कहलाता था, यानी किस का रेशम? चिनांशुक था, चीन का रेशम, या चीन का रेशम क्या कहलाता था? चिनांशुक। वो पूरे भारत में प्रसिद्ध था। भारत के बाजारों में अत्यधिक लोकप्रिय ये चिनांशुक रेशम था। रोमन साम्राज्य के पतन से कमजोर हुआ पश्चिमी विदेशी व्यापार में पुनः वह बाइजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना के बाद बढ़ोतरी हुई। यानी रोमन साम्राज्य जब पतन हो गया, कमजोर हो गया, तो पश्चिमी विदेशी व्यापार वहाँ पुनः कब स्थापित हुआ? जब वहाँ बाइजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना हो गई। यहाँ निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में रेशम और मसालों की प्रमुखता थी। भृगुगच बड़ौच, देखिए भृगुगच बड़ौच पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। भृगुगच या बड़ौच क्या था? पश्चिमी समुद्र तट पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, ठीक है। केम्बे, सोपारा, कल्याण ये आदि भी अन्य बंदरगाह थे। तो जिस प्रकार भृगुगच बड़ौच पश्चिम में प्रसिद्ध बंदरगाह था, उसी प्रकार पूर्वी तट प्रसिद्ध बंदरगाहों में घटसाला, कंदूरा, गंगा के मुहाने पर स्थित ताम्रलिप्ति प्रमुख था। यानी पूर्वी क्षेत्र में ताम्रलिप्ति प्रमुख था, पश्चिम के अंदर बड़ौच गुजरात का बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत में होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। चीन, इंडोनेशिया तथा श्रीलंका के व्यापारिक जहाज है वो यहाँ आते जाते थे। कहाँ से आते थे? चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका के जहाज आते जाते थे। रघुवंश जो कि किसकी रचना है? कालिदास की, और 10 कुमार चरित्र जो की रचना है दंडी की, में ताम्रलिप्ति से होने वाले समृद्ध सामुद्रिक व्यापार का उल्लेख मिलता है। रघुवंश और 10 कुमार चरित्र से ताम्रलिप्ति से होने वाले समृद्ध समुद्री व्यापार का पता चलता है। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि गुप्त साम्राज्य एशिया का प्रमुख केंद्र स्थल था और विश्व के सामुद्रिक देशों में वह सर्वप्रमुख सामुद्रिक शक्ति के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। यानी सामुद्रिक व्यापार है वो उसकी प्रसिद्धि का परिचायक है। भारत में चीन से रेशम, चीन से क्या आता था? रेशम, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, चिनांशुक कहलाता था। इथोपिया से हाथी दांत आया करता था अफ्रीका क्षेत्रों से,
और अरब ईरान बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात होता था। यानी चीन से रेशम, इथोपिया से हाथीदांत, अरब ईरान बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात होता था। दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन व पश्चिम से ताम्रलिप्ति, भड़ोच आदि बंदरगाहों से व्यापार होता था। दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन व पश्चिम से ताम्रलिप्ति, भड़ोच आदि बंदरगाहों से व्यापार होता था। मसाले, मोती, वस्त्र, हाथीदांत, नील का निर्यात, ठीक है, एवं धातु, चिनांशुक, घोड़े आदि का आयात किया जाता था। निर्यात में क्या था? भारत में मसाले खूब हुआ करते थे, तो मसाले, वस्त्र, हाथीदांत, मोती, नील का निर्यात होता था, जबकि चिनांशुक, धातु और घोड़े आदि का आयात किया जाता था। अब राजस्व के प्रमुख स्रोत, ठीक है। देखिए, गुप्त काल में भू राजस्व राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत था। देखिए, लगभग हर शासनकाल में उतारा है कि आय का सबसे बड़ा स्रोत है वो भू राजस्व था, और गुप्त काल के अंदर भी आय का बड़ा स्रोत भू राजस्व था। और इसमें साहित्यों की बात करें तो साहित्य में अलग अलग प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। उन्हीं में सबसे पहला क्रम देखते हैं भाग, ठीक है। देखिए, राजा भूमि के उत्पादन से जो आय प्राप्त करता था वो भाग कहलाती थी, और वो कुल उपज का 1/6 भाग हुआ करती थी। अब भोग, राजा को हर दिन फल, फूल, सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर क्या था? भोग कहलाता था। ऊपरी कर एवं उद्रंग, ये एक प्रकार के भूमि कर हुआ करते थे, ठीक है। तो भाग, भोग, ऊपरी कर, उद्रंग आदि क्या है? ये कर हुआ करते थे। गुप्त काल में भूमि कर की अदायगी नगद या हिरण्य के रूप में और अन्न, मेय दोनों के रूप में की जा सकती थी। यानी गुप्त काल के अंदर जो लोग भूमि कर चुकाया करते थे वो नगद भी अदा कर सकते थे, जिसको हिरण्य कहा जाता था, और अन्न के रूप में भी दे सकते थे, जो मेय कहलाता था। इसी समय भूमि है, भूमि, रत्न, खाने और नमक आदि के राजस्व के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत थे। यानी भूमि, रत्न, खान, नमक आदि राजस्व के अन्य स्रोत भी थे। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक लिया जाता था। ध्यान रखें, भू राजस्व प्राय कर 1/6 के लगभग ही रहा है, ठीक है। इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। यह हमारा था गुप्तकालीन राजनीति आर्थिक जीवन।